नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसका टॉपिक है बेसिक थ्योरी ऑफ जीएसटी। दोस्तों, जीएसटी के थ्योरी में जो चीज हम समझेंगे वह है जीएसटी क्या होता है, यह कितने टाइप का होता है और यह किस प्रकार से वर्क करता है, यह हम आज इस वीडियो में समझेंगे। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी is a single unified tax system in India that replaces multiple indirect taxes like VAT, excise duty, and service tax. It was introduced on 1st July 2017 to simplify the taxation process and create a common market across the country. इस डेफिनेशन को अब हम थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। दोस्तों, जीएसटी से पहले इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर मल्टीपल था, यानी सेंट्रल लेवल पर एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स जैसे टैक्स लगते थे और हमें इसे सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता था। वहीं स्टेट लेवल पर वैट, इंट्री टैक्स और लग्जरी टैक्स जैसे अलग अलग टैक्स हमें स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता था। ये अलग अलग जो टैक्स सिस्टम था वह ना सिर्फ कंज्यूमर यानी हम लोग आप लोग जो कि प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं या सर्विस लेते हैं उनके उन पर भी, और साथ में बिजनेसमैन लोगों के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल भरा था, क्योंकि बिजनेसमैन लोगों को जो अलग अलग मल्टीपल टैक्स थे उनको अलग अलग उनको रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ता था और उसे फिर गवर्नमेंट को रिकॉर्ड मेंटेन के बाद पेड भी वो अमाउंट पेड भी करना पड़ता था। इसलिए बिजनेसमैन लोगों को अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन करके और पेड करने में थोड़ी सी दिक्कत लगती थी। इसी के साथ ही कंज्यूमर के लिए भी ये थोड़ा सा दिक्कत भरा था। कंज्यूमर लोगों को जो हम और आपको कैस्केडिंग इफेक्ट के कारण प्रोडक्ट का अधिक पेमेंट करना पड़ता था। ये कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? सपोज कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वह कोई प्रोडक्ट बनाने जा रही है जिसके लिए उसे रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ता है। सपोज वह 1000 रुपए का रॉ मटेरियल का कीमत है। अब उसके लिए जब वह रॉ मटेरियल परचेज करती है तो उसको टैक्स लगता है। सपोज वह 10% उसको लगता है परचेज करने के लिए रॉ मटेरियल को, तो उस प्रोडक्ट की जो शुरुआती कीमत हो जाएगी 1000 का मटेरियल और 100 रुपए का जो टैक्स है, उस टोटल हो जाएगा 1100 रुपए। अब जो फाइनलाइज प्रोडक्ट जो बनाई है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने, उसका शुरुआती कीमत 1100 है। अब अगर वह इस प्रोडक्ट को जो उसने बनाया है, अगर उसको वह मार्केट में बेचने जाएगी तो उसे फिर से टैक्स देना पड़ेगा, और उसे जो टैक्स देना पड़ेगा वह जो प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल जो प्रोडक्ट बनने में जो खर्चा हुआ है 1000 रुपए, उस पर तो टैक्स देना ही पड़ेगा। और साथ में जो टैक्स जो उसने शुरुआत में जब रॉ मटेरियल परचेज करते समय 10% टैक्स यानी 100 रुपए जो दिया था उनको, उस पर भी उसको टैक्स देना पड़ेगा, यानी टोटल 1100 रुपए पर फिर टैक्स उसे देना पड़ेगा। यानी 1100 रुपए में अगर वो 10% टैक्स में निकाला जाए तो 110 रुपए देना पड़ेगा। यानी टैक्स तो पहले से ही टैक्स जो था, जो रॉ मटेरियल के जब परचेस किया था कंपनी ने, तभी उसने 100 रुपए टैक्स दे दिया था। 1000 का रॉ मटेरियल और 100 रुपए का टैक्स उसने दे दिया था, तब टोटल 1100 का बना था। अब जब बेचने जा रही है तो भी जो 1100 में उसे 1000 रुपए पर टैक्स नहीं देना है, उसको 1100 रुपए पर अब 10% देखना है। यानी 1000 रुपए का जो प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल का के बाद जो फाइनलाइज प्रोडक्ट का है, उसका जो 1000 रुपए वाला वो कीमत, और साथ में जो 100 रुपए टैक्स उसने पेड किया था जिसे वह अभी ऐड कर रही है अपने प्रोडक्ट की कीमत पर, उस
उस 100 पर फिर से टैक्स उसको टैक्स के ऊपर टैक्स देना है, यानी 1100 रुपए पर 10% अगर वो टैक्स बेचने के समय दे रही है तो उसे 110 रुपए फिर ऐड करना पड़ेगा प्रोडक्ट की कीमत में। तो जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा 1100 प्लस 110 रुपए यानी 1210 रुपए। यहाँ हमने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यह माना है कि 10% का टैक्स लगा है, या ज्यादा कम भी हो सकता है, लेकिन हमने अभी समझाने के लिए आपको 10% माना है। और फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब यह फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट में कंज्यूमर यानी हमको और आपको सेल करती थी, तो यह टैक्स हमसे लेती थी, यानी अल्टीमेट टैक्स का बर्डन कंज्यूमर पर ही पड़ता था। इन सभी वजहों के कारण जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस किया गया। दोस्तों, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स जैसे अगर जॉब करते हैं या नौकरी करते हैं, है ना, तो आप क्या है, जो आप टैक्स है वो आपकी सैलरी से आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते हैं, जबकि जीएसटी आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं देते हैं। सपोज आपने कोई टीवी या फ्रिज या लैपटॉप वगैरह कुछ खरीदा, तो आपने दुकानदार को आप जीएसटी सहित पेमेंट करते हैं, तो दुकानदार फिर आगे वो जीएसटी को का अमाउंट है वो गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करता है। यानी आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाके नहीं देते, बल्कि यह इनडायरेक्ट, यानी आप कस्टमर आप कुछ भी प्रोडक्ट खरीदे, तो आप जहां से खरीदे वहां से होता हुआ वो गवर्नमेंट के पास पहुंचता है। दोस्तों, जीएसटी में कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसा कि हमने यहाँ पीपीटी में आप लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, देयर इज एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द लेवी ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नो जीएसटी विल बी levied on their supply. This will help reduce the tax burden on essential items like basic food products, healthcare and education service. कुछ जो बेसिक जो नेसेसरी फूड प्रोडक्ट है, या हेल्थ केयर के कुछ सिस्टम है, या एजुकेशन सर्विस से रिलेटेड कुछ चीजों पर जीएसटी अप्लाई नहीं होता है। आप इन प्रोडक्ट के बारे में और भी गूगल वगैरह से सर्च करके जान सकते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं जीएसटी कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के जीएसटी होते हैं। तो पहला होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको शॉर्ट में सीजीएसटी कहते हैं। यह टैक्स कौन कलेक्ट करता है? जो इस टैक्स के अंतर्गत यानी सीजीएसटी टैक्स के जीएसटी जो टैक्स है वह कौन कलेक्ट कर सकता है, इसका अमाउंट है जो भी बनता है वो कौन कलेक्ट करता है? तो दोस्तों, यह कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं, व्हाट इट इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यानी अगर किसी स्टेट के अंदर ही किसी सिटी में या वहीं इंट्रा स्टेट सप्लाईज होती है, जैसे गुड्स एंड सर्विस की, है ना, तो उसका जो सीजीएसटी बनता है, जो सीजीएसटी अमाउंट जो बनता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। जैसे एग्जांपल हमने दिया है, इफ प्रोडक्ट इज सोल्ड विथ इन द सेम स्टेट, जैसे गुजरात टू गुजरात, यानी गुजरात के बड़ोदरा से गुजरात के अहमदाबाद, यानी गुजरात के अंदर ही, स्टेट के अंदर ही कोई प्रोडक्ट सॉल्व हो रहा है, तो ए पोर्शन ऑफ द जीएसटी गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट एज सीजीएसटी। यानी एक पोर्शन जो जीएसटी अमाउंट का एक पोर्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा एज ए सीजीएसटी। तो पहला टाइप है जो जीएसटी का पहला टाइप है वह सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रा स्टेट यानी स्टेट के अंदर जो सेल सर्विसेज या जो भी उस पर जो भी टैक्स लगता है वह रिसीव करती है, वह लोगों से लेती है।
जो दूसरा जीएसटी टाइप है वह है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको क्या कहेंगे? एस जी एस टी। एस जी एस टी what it is collected by state government on intra-state supplies of goods and service, है ना। यह इस टाइप का टैक्स है, जो जीएसटी का इस टाइप का टैक्स है, एस जी एस टी जिसको कहेंगे, वह स्टेट गवर्नमेंट रखती है। जो अमाउंट बनता है, जो अमाउंट इसके तहत आता है, वह स्टेट गवर्नमेंट लेती है इंट्रा स्टेट सप्लाई, यानी इंट्रा स्टेट में, यानी स्टेट के अंदर ही कुछ भी सप्लाई वगैरह या कुछ भी गुड्स एंड सर्विस का इसके कारण जो भी जीएसटी बनता है ना, वह स्टेट गवर्नमेंट ही उसको रखती है, उस अमाउंट के पैसा को रखती है। जैसे एग्जांपल, इन द सेम बिहार टू बिहार सेल another portion of GST goes to the बिहार स्टेट गवर्नमेंट एज ए SGST, यानी कुछ भी जो है गुड्स एंड सर्विस के कारण, सप्लाई के कारण या कुछ भी किसी भी तरीके से जो जीएसटी बनता है, तो उस जीएसटी को, जैसे बिहारी में हो रहा है ये सब, है ना, गुड्स एंड सर्विस का सप्लाईज वगैरह या जो भी है ना, तो बिहार गवर्नमेंट ही जो एक पोर्शन है जीएसटी अमाउंट का, वह एसजीएसटी के तहत लेगी। तीसरा जो जीएसटी का जो टाइप है वह है आईजीएसटी, यानी जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह क्या है? व्हाट इट इज collected by central government on inter-state supplies of goods and service, यानी जब कोई प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चर, जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर एक स्टेट में होता है, लेकिन वह सप्लाई उसे सेल दूसरे स्टेट में किसी सिटी में किया जाता है ना, तो इसमें आईजीएसटी बनता है। सपोज महाराष्ट्र में कोई कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, है ना, और उसको जाकर वह गुजरात में सेल कर रहा है, यानी जब इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस होता है, तब उस कंडीशन में आईजीएसटी लगता है। और यह जो आईजीएसटी अमाउंट है, जो टैक्स का आईजीएसटी अमाउंट है, वह सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है, यानी लेती है। उसका जो अमाउंट टैक्स का बनता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है। अब हाउ इट वर्क? The central government collect IGST and the central government distributes or shares the state government shares with them according to the rates fixed by authorities, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ले तो लेती है, लेकिन उस जो अमाउंट मिलता है ना, जो भी टैक्स का अमाउंट, जितना भी पैसा मिलता है, उसमें से कुछ प्री डिफाइंड रेट पर, प्री डिफाइंड जो अथॉरिटीज हैं, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज है, वो एक प्री डिफाइंड रेट रखी हुई है कि उस अमाउंट से इतना परसेंटेज स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा निकाल के पैसा, है ना। जो भी पैसा लेगी मिलेगा उसको आईजीएसटी के तहत, उसको एक प्री डिफाइंड जो परसेंटेज है ना, तो उस परसेंटेज के हिसाब से अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर, लेके निकाल के डिस्ट्रीब्यूट करके फिर से स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दिया जाएगा उस अमाउंट, उतना अमाउंट जो भी प्री डिफाइंड अमाउंट है कि स्टेट गवर्नमेंट को उस पैसे से निकालकर, आईजीएसटी के पैसे से निकालकर स्टेट गवर्नमेंट को देना है, तो वह उसे स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी। जैसे इसका एग्जांपल, इफ गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम महाराष्ट्र टू गुजरात, आईजीएसटी इज चार्जेड इंस्टेड ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, यानी वही लिखा है जैसे हमने इससे पहले जो दो टाइप का जो बताया है आपको, जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो ये दो सीजीए जब इंटर स्टेट, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर, है ना, गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की जाएगी, तो सीजीएसटी या एसजीएसटी नहीं लगेगा, बल्कि वहां एक आईजीएसटी टैक्स लगेगा, और वह
सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, फिर उसमें कुछ पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे का कुछ पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा। वो प्री डिफाइंड जो भी अथॉरिटी द्वारा जितना परसेंटेज डिसाइड किया गया है। तो ये होता है आईजीएसटी। चौथा जो जीएसटी का टाइप है वह है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे यूटीजीएसटी कहते हैं। यूटीजीएसटी हमारे देश में कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, वहां जो टैक्स सिस्टम है यूटीजीएसटी टैक्स सिस्टम है जीएसटी का। यहाँ जिन केंद्र शासित प्रदेशों में जो यूटीजीएसटी लग रहा है वह अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन और दादर, इन सब जो लिखा हुआ है यहाँ पीपीटी में, इन सभी केंद्र शासित प्रदेश में यूटीजीएसटी लगता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ खुद की विधानसभा जो असेंबली है अपने, है ना, वहां इन प्रदेशों में नहीं है ना, तो वहां यूटीजीएसटी लग रहा है। एग्जाम्पल जैसे इफ गुड्स आर सोल्ड विथ इन चंडीगढ़, यूटीजीएसटी लगेगा, है ना, जो कि सिमिलर रहता है एसजीएसटी, जो हमने पहले से पढ़ा है वो एसजीएसटी उसी के समान रहता है, उसी टाइप रहता है, लेकिन यहाँ उसे यूटीजीएसटी के तहत लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है। यूटीजीएसटी इज चार्जेस अलॉन्ग विद द एसजीएसटी, यानी यूटीजीएसटी और यूटीजीएसटी टैक्स सीजीएसटी टैक्स के साथ लगता है। लेकिन दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश है इसमें कुछ एक्सेप्शन ये है, इसमें कुछ कंडीशन ये है कि अगर केंद्र शासित प्रदेश है ना, और साथ में अगर केंद्र शासित प्रदेश जो है, जो भी है, उसमें विधानसभा, खुद का विधानसभा भी हो, है ना, तो वहां यूटीजीएसटी नहीं लगेगा, जबकि वो केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद भी यूटीजीएसटी नहीं लगेगा वहां, क्योंकि वो उस प्रदेश में खुद का विधानसभा है ना, तो वहां ऐसे जीएसटी ही लगेगा। जैसे वेयर वेयर इट अप्लाइज, है ना, दिल्ली की खुद की विधानसभा है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद यहाँ यूटीजीएसटी नहीं लगेगा, बल्कि एसजीएसटी ही लगेगा। जो पहले हमने एसजीएसटी के बारे में बताया था, वही जीएसटी लगेगा, एसजीएसटी। ये कौन कौन से प्रदेश है? दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, है ना, तो यहाँ एसजीएसटी लगेगा, जबकि यह केंद्र शासित प्रदेश है। एग्जाम्पल है, इफ ए प्रोडक्ट इज सोल्ड विद इन द सेम स्टेट, एग्जाम्पल दिल्ली टू दिल्ली, ए पोर्शन ऑफ जीएसटी गोज टू दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट एज एसजीएसटी, यानी यहाँ एसजीएसटी ही एप्लीकेबल होगा। हाउ जीएसटी वर्क इन प्रैक्टिस? दोस्तों अगर हमें किसी को मिनिमम अमाउंट 2 रुपए किसी को देना है, तो हम उसे किस प्रकार से दे सकते हैं? या तो एक एक का दो सिक्का, एक एक रुपए का दो सिक्का दे सकते हैं, या 2 रुपए का एक सिक्का दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ मैं मिनिमम अमाउंट 2 रुपए इसलिए ले रहा हूँ समझाने के लिए, क्योंकि हमें अच्छे तरीके से समझ में आ सके, है ना। तो यही सिमिलर कॉन्सेप्ट जीएसटी में अप्लाई होता है, लेकिन जीएसटी में और भी बहुत सारे एक्ट नियम होते हैं। यहाँ मैं सिर्फ मेरा समझाने के उद्देश्य से ये 2 रुपए का सिक्का का जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वह सिर्फ समझाने के पर्पज से लिया है। तो दोस्तों फॉर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, यानी स्टेट के अंदर ही एक सिटी से दूसरे सिटी या सिटी में ही जो भी ट्रांजेक्शन होता है, जो भी सप्लाई गुड्स या सर्विस की होती है, तो उसमें जो भी जीएसटी लगता है वो 2 पार्ट में मिलकर बना रहता है। वो बनता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, है ना। सीजीएसटी ये जो अमाउंट बनता है ना, जो भी जीएसटी का जो ये
अमाउंट सीजीएसटी में बनता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और एसजीएसटी अमाउंट है वह स्टेट गवर्नमेंट को जाता है ना। और सपोज यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के जगह है ना वो केंद्र शासित प्रदेश हो, तो क्या बनेगा, तो दो, तब जीएसटी दो पार्ट में डिवाइड होगा, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। तब वहां एसजीएसटी नहीं बनेगा क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है, तो यूटीजीएसटी लागू होगा, सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी है ना। एग्जाम्पल के लिए यदि जीएसटी का रेट 18% है किसी प्रोडक्ट का ना, तो टोटल जो जीएसटी है ना 18% देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, है ना। तो ये 18% यानी किसी कोई प्रोडक्ट लिए उसमें 18% जीएसटी बना, टोटल जीएसटी 18% बना। तो ये 18% अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है यानी स्टेट के अंदर ही जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उससे जो जीएसटी बना अगर वो 18% है, तो 9% जो अमाउंट है जो टैक्स वसूल लिया जाएगा, 9% वो सीजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को पेड करना पड़ेगा, और 9% स्टेट गवर्नमेंट को पेड किया जाएगा। यानी 18% का 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा टैक्स अमाउंट एज ए सीजीएसटी, और 9% स्टेट गवर्नमेंट या केंद्र शासित प्रदेश को चला जाएगा एज ए एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, इसका मतलब यदि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर बिजनेस किया जाता है तो ओनली आईजीएसटी इज अप्लाइड, यानी उस केस में केवल आईजीएसटी ही लगता है। एग्जाम्पल के लिए यदि जीएसटी रेट 18% है तो फुल 18% को एज ए आईजीएसटी कंसीडर किया जाएगा। दोस्तों, अब हम आगे जीएसटी नंबर के बारे में समझते हैं। यह किस टाइप का होता है, यह किस तरह का होता है, और यह कितने डिजिट का होता है, जीएसटी नंबर से हमें क्या पता चल सकता है। तो इसे अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। दोस्तों, जीएसटी नंबर जिसे जीएसटी आईएन नंबर भी कहते हैं, यह 15 डिजिट का होता है। टोटल इसमें 15 डिजिट होते हैं। इसका फर्स्ट जो दो डिजिट है, जीएसटी नंबर का फर्स्ट दो डिजिट है, वह स्टेट कोड बताता है कि जो कंपनी है वह किस स्टेट में काम कर रही है। यहां हमने एग्जाम्पल के लिए 07 है लिया है। 07 स्टेट किस स्टेट का जीएसटी कोड है, यह है दिल्ली का। तो यहाँ फर्स्ट दो दो डिजिट है जो 07, यह बता रहा है कि यह कंपनी दिल्ली में काम करती है। अब सपोज यही कंपनी किसी दूसरे कंपनी जिसका जीएसटी नंबर का फर्स्ट दो डिजिट 27 है उसके साथ बिजनेस करती है, तो 27 जो जीएसटी नंबर है, जीएसटी कोड है, जो फर्स्ट जीएसटी नंबर का फर्स्ट दो जो स्टेट कोड अगर किसी कंपनी का 27 है तो इससे समझ में आता है कि वह महाराष्ट्र की कंपनी है, क्योंकि वहां का जो स्टेट कोड है वह 27 है। तो अगर ये कंपनी जिसका जीएसटी नंबर का फर्स्ट दो डिजिट जो है वह 07 है और यह किसी दूसरे कंपनी के साथ बिजनेस कर रही है जिसके जीएसटी नंबर के फर्स्ट दो जो कोड है, फर्स्ट दो कोड है वह 27 है, तो इससे ये पता चल जाएगा कि यह दिल्ली की कंपनी महाराष्ट्र की कंपनी के साथ बिजनेस कर रही है। तो जीएसटी नंबर का फर्स्ट दो डिजिट है वह स्टेट कोड को बताता है। इसके बाद जो अगला 10 डिजिट है जीएसटी नंबर में, उस अगला जो 10 डिजिट है वह मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर, एक्सपोर्टर, डीलर, उसका जो पैन कार्ड नंबर है वह बताता है, यानी जो पर्सन या बिजनेस एंटिटी है उसका जो पैन कार्ड नंबर है वह शो करता है। इसके बाद
जो 13वां डिजिट है वह रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द सेम पेन होल्डर विथ इन स्टेट, यानी स्टेट में का जो नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वह रहता है 13वां नंबर। 14वां नंबर रहता है डिफॉल्ट डिजिट, और 15वां नंबर रहता है वह चेकसम डिजिट। चेकसम डिजिट जो कि कुछ भी एरर को डिडक्ट करके करेक्टनेस के लिए जो है वह चेकसम नंबर रहता है, या अल्फाबेट या नंबर कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, अब हम आगे समझेंगे कि किन किन कंपनियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। द एनुअल टर्नओवर ऑफ ए कंपनी fit into any one of the following criteria to be eligible for जीएसटी रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कराना जिन कंपनियों को है उसके लिए एक क्राइटेरिया डिफाइन किया गया। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियां हैं, उनका अगर एनुअल टर्नओवर 40 लाख और मोर या इससे अधिक है तो उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। फॉर द सर्विस सेक्टर के लिए अगर उनका एनुअल टर्नओवर 20 लाख या इससे अधिक है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। तीसरा है फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट। कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट है जैसे मिजोरम है, नागालैंड है, इन सब में यहाँ क्या है, यहाँ का एनुअल टर्न ओवर छोटा प्रदेश है थोड़ा, तो इसलिए यहाँ का एनुअल टर्न ओवर कम है, तो यहाँ 10 लाख या 10 लाख के ऊपर हो कंपनी का एनुअल टर्नओवर, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। यह कुछ क्राइटेरिया यहाँ हमने समरी में बताया है। आप और भी अधिक गूगल सर्च में, गूगल में जाकर इसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं। जीएसटी का पोर्टल का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होता है, उसका ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल है, वहां पर आप जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट करके रजिस्ट्रेशन करवा सकता है कोई भी। इसके अलावा दोस्तों, जो बहुत ही छोटे दुकानदार हैं जिनके एनुअल टर्नओवर 70,000 80,000 इस प्रकार से उनको एनुअल टर्नओवर उनको इनकम होता है, वह स्वेच्छा से जीएसटी रजिस्टर वह करवा सकते हैं। लेकिन जो अभी हमने शुरुआत में जो बताया था, जैसे 40 लाख टर्नओवर 20 लाख टर्नओवर जिनका है, उनको कंपलसरी है, उनको तो करवाना जरूरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने थोड़ा बेसिक थ्योरी ऑफ जीएसटी के बारे में आपको बताया। आशा है आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।